गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वी रैंकर्स क्लासेस। मैं मनीष कुमार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ अपने ऑप्टिक्स के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब तक मिले प्यार और स्नेह के बीच ये कारवां अपने अगले पड़ाव पर पहुँच गया है, जहाँ हम ऑप्टिक्स के अगले टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे और उनके सारे कंसेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। अब तक के आपके जुड़ाव से मुझे ये अनुभव प्राप्त हो पाया है, जहाँ तक कि मैं जितने लोगों से मिल पाया, कि अब तक का अनुभव बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो रहा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है किसी तरह के कंसेप्ट अब तक दिए नहीं गए थे। पर आज से हमारे क्लासेस थोड़ी आगे बढ़ेंगी। तो पिछले क्लासेस की मैं बातें करूँ तो पिछले लेक्चर को अगर किसी ने नहीं देखा है तो मुझे देखना चाहिए, जो कि लाइट के ड्यूअल नेचर से जुड़ी हुई है, आपके लिए थोड़ा कंपलसरी भी है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ऑप्टिक्स जो है इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द 3 P's। हाउ मच, मैंने उसे थोड़ा इजियर बनाया ताकि आपको आसानी से समझा जा सके कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है 3 P's से। पहला P जो है, द फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्शन, दैट मीन्स द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट की सोर्स क्या है ये ऑप्टिक्स में जानते हैं। सेकेंड है प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि वेव जो जिस फॉर्म में वेव या रेज चलती हैं उनकी प्रोपगेशन 3 डायरेक्शंस में होती है। कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, कर्वीलिनियर में होती है, कैसी होती है, इसकी जानकारी दी जाती है। और थर्ड में आती है पी से, द थर्ड पी स्टैंड्स फॉर द प्रॉपर्टीज, इट मीन्स रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक्सेट्रा वटेवर। इसके बाद जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था रे ऑप्टिक्स के बारे में, उसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर दूं फिर से कि रे ऑप्टिक्स जो है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को बताता है। किसको बताता है? ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को। और इट गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट मेथड, है ना, इट गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट मेथड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एज पर द डेटा इज गिवन, है ना, क्योंकि आप साइन कन्वेंशन से आगे आने वाले अगले लेक्चर के बाद आप इसे सीख पाएंगे। और थर्ड में इट स्टैंड्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट का जो प्रोपगेशन है रे ऑप्टिक्स के केस में वो स्ट्रेट लाइन में किस प्रकार से चल रहा है ना। इन 3 बातों पे रे ऑप्टिक्स मेनली डिपेंड करती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, आज हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे कि लाइट रेज होती कैसी हैं, ये दिखती कैसी हैं और इनका ओरिजिनेशन किन प्रकार से होता है। आइए एक छोटे से एग्जांपल से इसे देखते हैं फिगर वाइज। मैंने मान लिया है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है हमारे पास। ये थोड़ा बॉक्स हमारा छोटा रह गया है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स को परिचित है। मेरी फिगर थोड़ी सी डायग्रामेटिक सही नहीं है। तो इस छोटे से बॉक्स में हम, ये डार्क बॉक्स होना चाहिए, ऊपर से कवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे एक बल्ब हमने लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब, है ना। और इस बॉक्स में हमने छोटे छोटे से होल्स कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? होल्स। ठीक है। जैसे ही ये लाइट ग्लो करेगी, जैसे ही ये लाइट ग्लो करेगी, हम देख पाएंगे कि इन होल्स के जरिए लाइट रेज बाहर आएंगी। क्या बाहर आएंगी? लाइट रेज बाहर आएंगी। तो यानी कि ये जो बीच में ये जो बल्ब है, ये क्या है? ये सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट। मान लेंगे, एजम्पशन है ये, है ना, ऐसा मान लेंगे डीसी सोर्स ऑफ लाइट है ना। सेल्फ चार्जेबल लाइट हो, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी सोर्स भी दे सकते हैं सर्किट जोड़कर। मैंने और कॉम्प्लेक्स नहीं किया क्योंकि करंट की भी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा और इससे जो लाइट रेज निकलेंगी ये यही लाइट रेज है ना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मिलता इसे केवल एक पॉइंट है, पर अपने डायरेक्शन को ये ओरिजिनेट कर लेता है रेज के फॉर्म में, है कि नहीं। ये केस है पिन होल कैमरा का भी है। पिन होल से जो है रे ऑफ लाइट जो है पॉइंट सोर्स, यहाँ से अगर कितना भी बड़ा सोर्स चल रहा था, पर यहाँ से वो एक पॉइंट सोर्स के जरिए बनकर जो है बाहर रेज ऑफ लाइट के फॉर्म में आपको मिल पा रही है। यानी कि रेज ऑफ लाइट जो है जब सोर्स से निकलती है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर बढ़ती है। कहाँ पे बढ़ती है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। तो इसी प्रकार जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान लीजिए कि बचपन में आपने पत्थर फेंका होगा कभी। डस्टर नहीं है। जैसे मान लेते हैं
थैंक यू। जैसे बचपन में हमने कभी पत्थर फेंका होगा तालाब में, है ना। जब हम लोग तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स के फॉर्म में रिपल्स निकलते हैं उसमें से। तो अगर एक ऐसा एजम्पशन करें कि बीच में एक लाइट हो और इसके चारों ओर ये वेव फ्रंट्स हैं, ये क्या है, वेव फ्रंट्स, और यहां से ये लाइट अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आप ये सोचिए। सबसे पहले चारों तरफ रेज ऑफ लाइट जो है वो बाहर आएंगी। ये 3D फिगर है, ऐसा ना समझे कि ये नीचे में ऐसे 2D में बना पाया हूँ। ये कुछ ऐसे रखा हुआ जिसके चारों ओर वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। तो चारों ओर जो है ये डायरेक्शन, फिर से आपको ये रेडियली आउटवर्ड की ओर, डायरेक्शन की ओर दिखता होगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करेगा। यानी डायरेक्शन ऑफ वेव्स का प्रोपगेशन को, जो डायरेक्शन जो है, ये जो वेव्स निकल रहे हैं, रे ऑफ लाइट जो निकल रहे हैं, यही इनके प्रोपगेशन का जरिया है, यही इनका रास्ता है चलने का। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना, ये स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करना है ना। तो वेव फ्रंट एज अ प्लेन इन विच ऑल पार्टिकल्स will have to be in the same plane, है ना, will have to be in the same phase, एक ही फेज में होना होगा ना। तो कहता है आपसे कि इन सब केसेस में, इन सभी केसेस में लाइट एनर्जी जो है वो सोर्स से क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। लाइट एनर्जी जो है वो सोर्स से क्या करती है, डाइवर्ज करती है ना। यानी लाइट एनर्जी हमेशा सोर्स से डाइवर्ज करके तब तो स्कैटर करके चारों ओर जो है फैलती है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहूलियत हो पाती है। तो बात को अब यहीं पे समाप्त करते हैं कि एज पर द प्रीवियस क्लास ऑफ रे ऑप्टिक्स, है ना, इट टेंड्स टू अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, है ना। ये क्या बताता है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को बता रहा है। गिव्स एन अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो मूलभूत बातें यही तक थी। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके एक फोकस हम लोग रखेंगे। पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोर्स ऑफ लाइट। क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। और तो सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार की है ना। एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट और एक तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट हो गई, और दूसरी जो है आपकी वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब जरा इसको समझेंगे। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हो गया which emits its own light, है ना, जिसके पास अपनी लाइट देने की कैपेसिटी हो सकती है। ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी और कहीं भी नहीं पाई जा सकती है। उससे ज्यादा एनर्जी हमें कहीं भी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है उसके बारे में जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स के पास अपनी लाइट होगी, है ना, और सेकेंडरी है ना which emits its own light, it emits its own light, है ना। और ये एक ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास जो है सराउंडिंग्स में सारे रखे हुए हैं, ये सब सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट की, तो एक बात होती है पॉइंट सोर्स की। किसकी होती है, पॉइंट सोर्स की, जिसको आप प्रीवियस क्लासेस में 8 क्लास में आप पिनहोल कैमरा के फॉर्म में पढ़ चुके हैं ना। और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं तो ये बोर्ड के ऊपर जिस प्रकार से एलईडी ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। ये सब आप बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा रे ऑफ लाइट। क्या टॉपिक है, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल, है ना, रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट एनर्जी, है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये फ्लो ऑफ लाइट एनर्जी का, है ना। यानी जिस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगी, ये एरो इसके डायरेक्शन को फॉलो करता है। ये एक्चुअल में ये एरो नहीं है, ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट एनर्जी इस डायरेक्शन में
है ना। रे ऑफ लाइट का मतलब होता है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट एनर्जी। ये रेज ऑफ लाइट जो है ये ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं, कलेक्शंस में भी होते हैं, है ना। इसे हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। जब ये अधिक संख्या में, है ना, एक से अधिक संख्या में जब ये ग्रुप्स में चलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट तीन प्रकार के होते हैं। पहला केस जो है वो पैरेलल होता है। कैसा केस है? पैरेलल, है ना। इस केस में जो है पैरेलल रेज ऑफ लाइट चलेंगी आपके साथ, बिल्कुल इस तरीके से, है ना, ये पैरेलल चलेंगी। सेकंड केस जो है वो कन्वर्जिंग का केस है, और थर्ड केस जो है वो डाइवर्जिंग का केस है। इट्स पैरेलल, इट्स कन्वर्जिंग एंड इट्स डाइवर्जिंग। देख पा रहे हैं हम सभी? पहला केस जो है वो पैरेलल है ना। पैरेलल जब बीम ऑफ लाइट चलती है तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ जो है, पहले तो ये देख लेंगे फिगर, अगर कुछ जो आपको अगर नोट करना हो तो कर सकते हैं। हो गया। अब मान लेते हैं जैसा हमने पहले कहा था कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट चलती है, तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि इस जो ये रेज निकल रहे हैं इनकी डायमीटर, अगर ये एक वेवफ्रंट के फॉर्म में होते तो इनकी डायमीटर जो है वो एकदम कांस्टेंट नेचर की है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में वो उनके डायमीटर में डिक्रीजमेंट आती है, या तो एक पॉइंट पे कंडेंस होते हैं, अगर एक पॉइंट से ही आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट तो भी आपने देखा ही होगा। डाइवर्जिंग का केस तो बहुत ही जो है कॉमन होता है, पैरेलल में तो आप प्लेन मिरर में भी देख सकते हैं। डाइवर्जिंग का केस अगर आप टॉर्च चला रहे हैं तो सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट निकलती है ना। कन्वर्जिंग का केस हम लोग कनकेव मिरर में देख लेंगे, वो आगे चल के इमेज ट्रेसिंग में आ जाएगा। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है। इसके बाद बात होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्ट पहले होता क्या है? इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के हैं, रियल ऑब्जेक्ट है और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट जो हम सबों के बीच में है ना, जिसमें इंसिडेंट रे डाइवर्ज करती है एक पॉइंट से, है ना। रियल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रेज जो है एक पॉइंट से बाहर क्यों निकलती है, जबकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में रेज ऑफ लाइट के एक खास पॉइंट पे कन्वर्जेंस से एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दो टॉर्च ऑफ लाइट को कुछ इस प्रकार के इंक्लिनेशन से जलाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा सडन, इस ऐसे फॉर्मेट में ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे दोनों लाइट्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और वहां पे एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया जा सकता है जिसे हम लोग कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट की तो हमारे चारों ओर, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है एक तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, उसे ना फ्रेम किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है इमेज की, है ना। इमेज बहुत ही अच्छा पोर्शन है हमारा, और इमेज को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के दौरान। उसके थोड़ा सा पहले जब कनकेव मिरर के केस में जब हम लोग आएंगे और इमेज ट्रेसिंग वहां देखेंगे हम लोग, 6 कंडीशंस हैं उसकी। देखते हैं आज कहाँ तक पहुंच पाते हैं हम लोग। वीडियो ज़्यादा लंबा तो बनाने का प्रयास नहीं करूँगा ताकि आप बोर महसूस ना करें। देखिए, इमेज जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला एक केस होता है वो होता है रियल इमेज, और सेकंड केस में होता है वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले इमेज कहेंगे कब? तो इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। इस एक्चुअल को हटा देंगे, सिर्फ कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। एक्चुअल क्यों हटाएंगे उसका कारण मैं आपको बताता हूं। ये इमेजेस दो टाइप की बनती हैं। फर्स्ट केस जो है इसमें ये रियल इमेज का फॉर्मेशन करती है, और सेकंड केस में ये वर्चुअल इमेज का। रियल इमेज का केस जो है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है आप कनकेव मिरर को लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को अगर आप इंफिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे आपको एक इमेज फॉर्म मिलता है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का एक ऑब्जेक्ट आपको कन्वर्जिंग इमेज के फॉर्म में मिल पाता है, क्योंकि अगले फिगर्स में देखेंगे। लेकिन वर्चुअल इमेज का केस क्या होता है, इसमें रेज ऑफ लाइट जो होंगे वो डाइवर्ज कर जाएंगे, इन्हें हाइपोथेटिकली ज्योमेट्रिकली जो है मैच करके कंस्ट्रक्ट करके इमेज का एक हाइपोथेटिकल फॉर्मेशन भी आता है, इसलिए ये इमेजेस क्या कहलाते हैं, वर्चुअल इमेज। सबसे पहले तो ये जानना है, तो यानी कि हाइपोथेटिकली तरीके से दिखाया गया इमेज को कागज और पेंसिल से तो दिखाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल आंखों से आप उसे देख तो लेंगे पर उसके कुछ ना कुछ एक लिमिटेशन है। अगर बात करते हैं रियल इमेज की, तो रियल इमेज को स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सामने आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो उस केस में आपको ऐसा दिखता है कि हम जितने दूरी पे आईने से उतने दूरी पर हमारा एक अक्ष भी पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे आप आईने के पीछे आते हैं तो आपके पीछे होता एक्चुअल में कोई नहीं है और आपको उतनी दूरी भी दिख रही है। दैट मींस इट्स अ इल्यूजन, है ना, ये क्या है, इल्यूजन है। लेकिन ये इल्यूजन नहीं है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि ये वर्चुअल इमेज को फॉर्म करती है। अगला टॉपिक वही होगा। तो इमेज में रियल इमेज का केस होगा या वर्चुअल इमेज का केस होगा। तो रियल इमेज का केस और वर्चुअल इमेज के केस में एक जो बात है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगे रियल इमेज में वो कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पर आकर, एक पॉइंट पर आकर क्या करेंगे, मिल जाएंगे, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और वर्चुअल का जो इमेज होगा उसके केस में क्या होगा कि रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट से डाइवर्ज करेंगे, तो डाइवर्ज करेंगे तो हाइपोथेटिकली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से उसे मिलाकर एक पेपर पेंसिल से इमेज एक तैयार किया जाएगा, जो कि सिर्फ कागज पे होगा, स्क्रीन पे कभी नहीं आ सकता। रियल के केसेस में इन्वर्टेड इमेजेस के फॉर्मेशन होते हैं, ये हम आगे देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मिरर। मिरर द मोस्ट स्मूथेस्ट, है ना, मोस्ट स्मूथेस्ट एंड द ओनली ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स that has the capability to fulfill all the properties of light, almost all the properties, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक मिरर का होता है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, रिफ्लेक्शन तो वुड से भी पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन तो एक हार्ड सरफेस से भी पॉसिबल है, बट मिरर के साथ एक संभावना, एक इतनी अच्छी क्राइटेरिया है कि देखिए जो रिफ्लेक्शन अच्छा कौन कर सकता है, जो एक अच्छा रिफ्लेक्टर हो। तो मिरर के केस में क्या होता है ना, मिरर के कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से समझेंगे तो मिरर फुल्ली 100% जो रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब जरा इस बात को समझेंगे, ये रिफ्लेक्शन होता कैसे है। आइए, एक मिरर है ए बी, ओके, देख पा रहे हैं सभी, ए बी। अब देखिए ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, ठीक है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा इसके बारे में, पहले देख लेते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसके आगे मैं आपको लाऊंगा इस बात पे, पहले ये इसे मैच कर देता हूं मैं, तब उस बात पे लाऊंगा, पहले रिफ्लेक्शन थोड़ा पढ़ ले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई सोर्स ऑफ लाइट से कोई रे ऑफ लाइट चलती है तो सब लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो जैसे ही ये सोर्स ऑफ लाइट चलती है और ये मिरर से आके इंटरेक्ट करती है, यानी कि इस पर स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के दौरान ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ये मिरर की अपनी एक क्वालिटी है। लेकिन एक सवाल है कि व्हाई मिरर रिफ्लेक्ट्स दिस लाइट एनर्जीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको सबने बताया होगा कि रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, पर बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि रिफ्लेक्ट करते क्यों है। ये जो पोर्शन होता है मिरर के नीचे वाला हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर्ड सरफेस। क्या कहते हैं? सिल्वर्ड सरफेस। हिंदी में इसे कलई दिया गया भाग भी कहते हैं, कलई भाग, वटेवर। ये सिल्वर सरफेस जो होता है, ये पेंट के फॉर्म में इसे एक तरीके से कोटिंग कर दी जाती है ताकि रे ऑफ लाइट इसे ट्रांसपेरेंट तरीके से पार ना कर सके। अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट एक और क्लासिफिकेशन, अच्छा बता देता हूँ इसके बाद।
ये सिल्वर सरफेस जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आती है तो ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे जब आती है तो ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं सिल्वर सरफेस के, ये लाइट को पाते ही, एनर्जी के आते ही अपने अंदर जो है एक्साइटेड नेचर के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड नेचर के, और खुद को बहुत ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब रख नहीं पाते हैं। तो अपने स्टेट को मेंटेन रखने के लिए इनकी मजबूरी होती है कि रे ऑफ लाइट को वापस क्या कर दे, छोड़ दे, क्योंकि खुद ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए रेज ऑफ लाइट यहाँ पे जैसे ही आती है, ये एक्साइटेड स्टेट में आया हुआ मॉलिक्यूल फिर से रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और फिर रे ऑफ लाइट यहाँ से चली जाती है। एक बात छोटी सी मिस हो गई थी, ऑब्जेक्ट को अगर लाइट रे के पास यानी जिस टाइप के प्रोपगेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट 3 कैटेगरीज में और डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी दोज ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउज द रेज ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे रेज ऑफ लाइट आसानी से पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द ग्लास स्लैब और द पेपर वेट ऑफ ग्लास। सेकेंड टाइप जो है वो आपका ट्रांसलूसेंट का। ट्रांसलूसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है जिससे पार्शियल रे ऑफ लाइट जो है क्रॉस कर पाते हैं, फुल्ली कोई रे ऑफ लाइट ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता। यानी कि ट्रांसलूसेंट हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पेपर, मान लीजिए जो ऑयल में भीगा हुआ है ना, दैट ऑयल पेपर शीट, है ना, इससे आप रे ऑफ लाइट को जब पास कराएंगे तो रे ऑफ लाइट पास तो करेगा पर 100% पास नहीं करेगा, कुछ हिस्से वापस लौट जाएंगे, या कुछ हिस्से को वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। थर्ड पार्ट जो होता है हमारा वो है ओपेक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? ओपेक, है ना। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं मिस कर गया शायद, सॉरी, इसके लिए देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड शेप्ड कोई पोल है, लाइट पोर्शन, और यहां से सन रे आ रही है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये शैडो जो बनेगा ये बेस है, ठीक है, ये क्या होगा? बेस होगा। और ये जो है आपका शैडो कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि हाइपोटेनस का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा? हाइपोटेनस का। ये कॉन्सेप्ट आप ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस में भी पढ़ते होंगे। तो ये पोल है मान लेते हैं, है ना, और ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं सन है यहाँ, ओके, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से इसका दिया, तो ये शैडो फॉर्मेशन जो होगा वो हाइपोटेनस के फॉर्म में होगा। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में होगा तो अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, है ना, ये शैडोज जो क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। एक छोटी सी बात छूट गई थी। तो आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम यहाँ से मिरर को देख रहे थे, तो मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी कोई सोर्स से इंसिडेंट रे चलती है और वो यहाँ टकराती है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि सिल्वर सरफेस के पार्टिकल्स जो है वो बहुत एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और वो रे ऑफ लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस कारण से मिरर में गुण होता है कि रिफ्लेक्ट कर सके। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है इंसिडेंट रे, सेकंड जो है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड जो है आपका वो है नॉर्मल, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फिगर अगर ड्रॉ करना चाहते तो कर लेंगे सभी। प्रिंटेड और नॉट? ओके, ये सिल्वर सरफेस है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंसिडेंट रे सोर्स से चला, तो इसमें छोटी मोटी कंपोनेंट्स से बहुत ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, आप लोग बहुत ही ऐसे भी इंटेलिजेंट हो। ये ए भी एक मिरर है, ये खास पॉइंट है जहाँ पे रे ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक करेगी और यहाँ से पुनः लौट जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये नॉर्मल क्यों लिया गया है ना, और दो छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पे एक और पोर्शन है, ये आपका ग्लांसिंग एंगल है। क्या है? ग्लांसिंग एंगल। अभी बताता हूं आपको। मान लेते हैं आप तराजू से कि बीम बैलेंस से आप किसी सामान को तोलते हैं, तो आप पता कैसे कर पाते हैं कि आपकी मेजरमेंट हो गई है? तो तराजू का बीच का जो पोर्शन होता है, जब वो स्ट्रेट खड़ा होता है तो बोलता है दैट्स द एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी ये मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट है। ठीक इसी बात को ध्यान में रखेंगे। रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करता है और रिफ्लेक्ट करता है तो कोई नॉर्मल बनाता नहीं है, ये नॉर्मल हम बनाते हैं ताकि ये चेक कर सके
क्योंकि इंसिडेंट रे कहते किसके हैं, कहते किसको हैं कि द रे ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम द सोर्स इनिशियली, है ना, जो इनिशियली सोर्स ऑफ लाइट से आप तक पहुंच रहा है, यही इंसिडेंट रे है। तो जब हम ये नॉर्मल हाइपोथेटिकली ड्रॉ करते हैं तो ये कंसेप्ट आता है कि द एंगल ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करता हूँ, फ्रॉम द नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड फ्रॉम द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे देन इट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बताएगा आपको। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल डिक्रीज करता है, सॉरी एंगल इंक्रीज करता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल डिक्रीज करता है। इसे नोट कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इंक्रीज करता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल डिक्रीज करता है। प्रोटेक्टर में भी देख सकते हैं, अगर ये प्रोटेक्टर को ऐसे रख दिया जाए तो अगर आप क्लॉकवाइज आएंगे तो एंगल 90 डिग्री से 80 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री एंड व्हाटएवर लास्ट साइड था 0 डिग्री। देन आफ्टर आप अगर इधर आते हैं, इस तरफ आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो 90 डिग्री 100 डिग्री 110 120 130 एट लास्ट 180। आप ये रेवोल्यूशन पूरा भी कर लेंगे तो 360 में जाके स्टॉप हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर इसे गायब कर दें तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। आइए देखते हैं, वो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स है तो थोड़ा बहुत तो जानना होगा। अब अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि कोई रे ऑफ लाइट जो वो 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक कर रही है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरु ये तो बहुत ही चवन्नी की बात कर दी, एंगल आई जो होता है वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में आर के इक्वल होता है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी। लेकिन ये पूछा जाए कि इंसिडेंट रे के साथ मिरर का ग्लांसिंग एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे ये भी बहुत इजी बात है, क्योंकि एक जो आपका नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर का वर्क करता है, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल है ना, तो जिस पाथ से आएगा उसी पाथ पे रिट्रेस करके वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल जो होगी ये पूरी 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री तो बच गई, तो कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, और इधर भी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ग्लांसिंग एंगल का कंसेप्ट यही है। क्लियर और नॉट? समझ पा रहे हैं? मिरर से जुड़ी सारी बातें आप समझ पा रहे हैं यहाँ से? इंसिडेंट रे क्या था, रिफ्लेक्टेड रे क्या था, नॉर्मल क्या है, एंगल आई किसे कहते हैं, एंगल आर किसे कहते हैं? देखिए 90 डिग्री से घट रहे हैं ना आप, यहाँ 90 डिग्री से इंक्रीज हो रहे हैं ना, एंगल इंक्रीजेस डिक्रीजेस। क्लियर? एनी डाउट? शैडो रॉड शेप स्ट्रक्चर का कैसा बनेगा, हाइपोटेन्यूज वे में, थ्री पीस। क्लियर है? तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया या इसे थोड़ा और लंबा बना दो? मिरर के बाद जो है छोटा सा पोर्शन आएगा, मिरर दो टाइप का। आइए थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड कर लेते हैं आज। मिरर के बाद जो है केस है, आइए थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लेते हैं। ये मिरर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। बहुत इजी बात है। प्लेन मिरर तो हम सब देखते हैं, लड़कियां तो बहुत ज्यादा देखती हैं, उनके जीवन का अभिन्न अंग है आईना, और लड़कों को यही अफसोस रहती है कि वो आईना है कि नहीं। बात को समझ पाएंगे आगे चलकर। प्लेन मिरर जो है, ये दर्पण जो हम देखते हैं अपने आम जिंदगी में, बिल्कुल कुछ इस प्रकार का होता है ना? ये हमारा प्यारा टिट्टू,
देखिए छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम समझेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फंडामेंटल क्लासेस में और डीपली बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज के बराबर होता है, एक रे डायग्राम से, है ना। इसके अलावा मैग्निफिकेशन इक्वल कैसे होती है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे तो बस समराइज में आपको बताया है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको अपने सिलेबस को कवर भी करना है। हम यहाँ से देख सकते हैं ये प्लेन मिरर है जिसके सामने एक लड़का खड़ा है ना। तो अभी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है और यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, तो इसे हम लोग अगर मेजर करना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं u। क्या कह सकते हैं? u मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहेंगे इसे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसे क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। ओके, क्लियर? देख पा रहे हैं? तो जब हम प्लेन मिरर को देखेंगे तो जो इमेज हमें दिखता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आम जिंदगी में हम इसे आईने को रोज देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा इमेज बनता है? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल का मतलब कि इसे स्क्रीन पे लाया नहीं जा सकता, एंड इरेक्ट मतलब सीधा, है ना। जैसे हम खड़े होते हैं, जैसे पैर के बल खड़े हैं तो इमेज में सर के बल खड़े नहीं दिखेंगे, है ना, इरेक्ट दिखेंगे, सीधे दिखेंगे। सेकंड में आएगा हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े आप इमेज में देखेंगे, आपके साइज में कोई डिफरेंस आने नहीं जा रहा। ठीक है। थर्ड नंबर जो बात है वो ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। एंड फोर्थ केस इज द लैटरल इन्वर्जन। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की ओर दिखेगा, राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर दिखेगा, यानी एक्सियल इंटरवर्जन होगा। इसे आप इन्वर्जन ना कहकर परवर्जन कहें तो ये ज्यादा सही हो। खैर वर्ड्स जो यूज होते हैं हम जिंदगी में, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब कि काल्पनिक इमेज बनेगा, जैसा मैंने आपको पहले कहा, स्क्रीन पे से आप ला नहीं सकते हैं। इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। हाइट ऑफ इमेज जो होगी यानी कि आपके सामने खड़े होकर आपका जो अक्ष दिखेगा वो आपके ही हाइट को फॉलो करता होगा ना, आपसे थोड़ा भी लंबा ना थोड़ा भी कम, यानी इक्वल हाइट के होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थोड़ा सा फर्दर अगर हम सोचे तो मैग्निफिकेशन की अगर बात करते हैं तो वो HI/HO होता है, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगी प्लेन मिरर की? तो 1 होगी। थर्ड केस में है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ये साइन कन्वेंशन में हम जानेंगे कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और मिरर से इमेज की दूरी को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये क्लियर नहीं कर पा रहे तो ये कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ये दोनों बातें आप कह सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, हमारे पास थोड़ी जगह कम थी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। और फोर्थ केस जो होगा वो है लैटरल इन्वर्जन का, यानी कि एक्सियल इन्वर्जन होगा। लेफ्ट हैंड जो है आपका वो राइट हैंड साइड में दिखेगा, राइट हैंड जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। ये है प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। अब अगर यहां से देखते हैं तो मिरर का सारा हिस्सा, हो सकता है मिरर समय के हिसाब से थोड़ी पॉलिश उसकी कम हो जाती है, तो जो हिस्सा यहां से यहां तक दिखता है जो कि रिफ्लेक्शन के काबिल है, रिफ्लेक्शन के काबिल हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एपर्चर। क्या कहते हैं? एपर्चर। ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, मिस हो गया था। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं? कोई डाउट? तो प्लेन मिरर में यहीं तक था। और इसके अलावा जो है बात होती है स्फेरिकल मिरर की, तो रहने देते हैं, अगला स्फेरिकल मिरर नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगले टॉपिक में हम लोग स्फेरिकल मिरर उम्मीद करते हैं, और उसके बाद जो है साइन कन्वेंशन एंड रूल्स फॉर द इमेज ट्रेसिंग, ये 3 टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।